नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत अमृत महोत्सव से। देश के साथ साथ प्रदेश में आज से आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से इसकी शुरुआत करेंगे और एमपी में अमृत महोत्सव की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे। सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार ने आजादी अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव मध्य प्रदेश में भी मनाया जाएगा। ये 75 हफ्ते तक चलेगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साबरमती आश्रम में दांडी पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 12 मार्च को ही बापू की दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार पैसा भी देगी। अमृत महोत्सव कार्यक्रम भारत के दूतावासों में भी होगा। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि पूरे 52 जिलों में एक कार्यक्रम होगा एक साथ, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जाएगा। जो संसद सदस्य जिन जिन स्थानों पर जा रहे हैं वहां पर भी सरकार ही उनके कार्यक्रमों की चिंता करेगी। तो ऐसे कुल मिलाकर 75 स्थानों पर ये कार्यक्रम होगा। प्रदेश में कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद किया जाएगा। अमृत महोत्सव में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आयोजन को लेकर रजनीश अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, अमृत महोत्सव आज से कैसा क्या कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में भी बताएं। शौर्य स्मारक पर क्या कुछ होगा वो भी बताएं। और उससे ज्यादा दिलचस्पी इस बात की भी रहेगी कि क्या किसी भी तरह से इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी प्रज्ञा ठाकुर। अनुराग, देखिए, प्रज्ञा ठाकुर का कार्यक्रम अभी तक इस आयोजन को लेकर नहीं आया है, लेकिन जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च, उसी दिन को केंद्र सरकार ने चुना है और आज ही से पूरे देश भर में ही इस तरह के आयोजन किए जाएंगे कि अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी सभी 52 जिलों में अमृत महोत्सव मनाए जाने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। भोपाल के शौर्य स्मारक पर खास इंतजाम किए गए क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहीं पर जो शौर्य स्मारक है वहाँ पर जो वीर जवान जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको याद किया जाएगा। जो जय स्तंभ है वहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे और पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही जो आज़ादी से जुड़े हुए जो स्थल हैं वहाँ पर भी विशेष तौर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी हुए हैं। तो आज पूरे प्रदेश में जो है अमृत महोत्सव का नज़ारा होगा। इसी को लेकर अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग लगातार उनकी नजर बनी हुई है, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उसी पृष्ठभूमि के साथ मैंने 1 साल काम किया है और मैं जिंदगी भर काम करता रहूंगा। दरअसल बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया को 1 साल पूरा हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उसी पृष्ठभूमि के साथ मैंने 1 साल काम किया है और जिंदगी भर में काम करता रहूंगा। सर, निकाय चुनाव को लेकर कितनी क्या उम्मीदें हैं सर? किस तरह अभी पहले घोषणा हो तारीख की और सब कुछ, हम लोगों की तैयारी पूर्ण है, मुझे पूरा विश्वास है और उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शहरी इलाकों को सौगात देंगे। आज से नगर उदय कार्यक्रम की शुरुआत भी हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत राशि का वितरण भी किया जाएगा। पीएम आवास योजना के 1,60,000 हितग्राहियों को यह राशि दी जाएगी।
सीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की राशि का भी वितरण करेंगे और स्मार्ट सिटी समेत दूसरे विकास योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। सड़कों के मेंटेनेंस के लिए करोड़ों की राशि दी जाएगी। इसके अलावा पंचवर्षीय विकास के रोडमैप का सीएम विमोचन करेंगे। निकाय चुनाव से पहले इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और सीएम शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। ट्वीट कर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि 1975 में इंटरनेट होता और ट्विटर भी होता तो राहुल जी आज हैं उतने ही समझदार होते। समझदार को सिंगल कोट कर रहे हैं, खास मतलब समझाने के लिए सिंगल कोट किया जाता है, लाघव चिन्ह। उतने ही समझदार होते 25 जून 1975 को राहुल जी ने ये ट्वीट किया होता और इसके आगे 3 डॉट और उसके बाद वो लिखते हैं काश। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा महाकाल दूल्हा बने। दरअसल उज्जैन में परंपरा है कि महाशिवरात्रि को शिव विवाह के बाद बाबा महाकाल फिर से दूल्हा बनते हैं। इस दौरान शिव बारात भी निकाली जाती है। भूत प्रेतों की टोली के साथ साथ देवी देवता शिव गण इसमें शामिल होते हैं। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये बारात रुद्र सागर पहुंची और बाबा महाकाल के भक्तों का इत्र और गुलाब से भव्य स्वागत हुआ। मंगलवार के बाद लगन की परंपरा निभाई गई। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ। देर रात तक चले इस आयोजन में भक्तों ने 56 भोग के प्रसाद भक्तों को दिए गए। इधर दोपहर 12 बजे महाकाल की विशेष भस्म आरती भी होनी है। ये आरती साल में एक बार होती है और इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त उज्जैन पहुंचते हैं। तो विशेष आज भस्म आरती होनी है। सालाना एक बार ये भस्म आरती होती है। वैसे तो आज सुबह और हर सुबह भस्म आरती की परंपरा है कालों के काल महाकाल की, लेकिन शिवरात्रि के दूसरे दिन एक विशेष सालाना जो भस्म आरती होती है उसमें शामिल होने के लिए भक्त दूर दूर से देश विदेश से यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस, कोविड प्रोटोकॉल्स, इसके तहत हर चीज की प्री बुकिंग करनी अब जरूरी है। कलेक्टर ने भी कल ये साफ किया था कि अगर प्री बुकिंग रहेगी तो आप परेशानी से बचेंगे। कल तय समय सीमा भी तय कर दी गई थी शिवरात्रि के मौके पर और यही व्यवस्था आज के लिए भी रहेगी। आज दोपहर 12 बजे विशेष आरती होनी है। लगन के कार्यक्रम कल देर रात तक होते रहे। 56 भोग की प्रसादी बांटी गई और आज दोपहर 12 बजे एक विशेष आरती होनी है। सीधा उज्जैन लिए चलेंगे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जो भस्म आरती है, सालाना भस्म आरती, इसके बारे में जानकारी दें और क्या कुछ आयोजन? बिल्कुल ललित, देखिए चूंकि साल भर में एक ही दिन ऐसा होता है जब ये भस्म आरती जो है दिन में होती है और बाबा महाकाल निराकार से साकार रूप में फिर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बड़ी बात यही कि आज के दिन उन्हें दूल्हे के रूप में यहाँ पे श्रृंगारित किया जाता है। बाबा महाकाल आज दूल्हा बने हैं और इस दूल्हे स्वरूप में देखने के लिए भक्तों का हालांकि तांता हर साल यहाँ पे लगता था। श्रद्धालु लाखों की तादाद में यहाँ पर आते थे, लेकिन चूंकि कोविड के कारण भस्म आरती में रोजाना ही श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिल रहा है, इसलिए इस भस्म आरती में भी जो है भस्म आरती में भी आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो साफ तौर पे जो भस्म आरती होगी इसमें श्रद्धालु तो नहीं होंगे, लेकिन बाबा का स्वरूप निराकार से साकार के रूप में हम अपने जो है श्रद्धालु और भक्तों को यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। तो एक ये बड़ा पल जो साल भर में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है और इसी पल का इंतजार श्रद्धालुओं को रहता है और आज यही जो है खूबसूरत एक जो दृश्य है वो आम श्रद्धालु देख पाएंगे। जी आनंद, जैसे जिस तरीके से व्यवस्था थी, कल कलेक्टर ने भी दोबारा ये रिमाइंड करवाया कि अगर आप प्री बुकिंग से आते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, मतलब अलाउ किया जाएगा पर परेशानियां हो सकती हैं। क्या इसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई लिमिट, कोई सीमा भक्तों के लिए तय कर दी गई है आज के लिए, क्योंकि ये सालाना भस्म आरती है?
बिल्कुल, देखिए चूंकि ललित जी एक बात साफ कर दें कि जो कल जिस तरह से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा था, पहले 25,000 श्रद्धालुओं की जो है लिमिट तय कर दी गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाम होते होते देर रात तकरीबन 8 बजे का आंकड़ा है कि 1,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन कर चुके थे। मतलब साफ है कि जो है प्रशासन ने भी उन लोगों के लिए जो है द्वार खोल दिए थे, जो लोग दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ गए थे और उन्हें यह पता नहीं था कि उन्हें ऑनलाइन दर्शन करना है, लेकिन वो अपनी भक्ति और भावनाओं को लेकर यहाँ पर आए थे और ऐसे में इन श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोल दिए गए थे। लेकिन चूंकि भस्मारती होती है, वहां पे श्रद्धालुओं को बैठना पड़ता है और कोविड का जो अभी जो टाइम चल रहा है उसके लिए जो है सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे निभाने हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को पास पास पे बैठने नहीं दिया जाएगा। इसी कारण किसी भी श्रद्धालुओं को यहाँ पर एंट्री जो है भस्मारती में नहीं मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर है वो हम अपने दर्शकों को बताएं और उसके बाद फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये मामला भौगोलिक स्थितियों से जुड़ा हुआ है। क्षिप्रा नदी में ब्लास्ट का ये मामला है। इसके लिए जीएसआई की टीम दरअसल उज्जैन पहुंची हुई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्लास्ट वाली जगह से कई सैंपल लिए गए थे, लेकिन दरअसल इस मिस्ट्री को सुलझाने में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाकामयाब, काफी हद तक नाकामयाब रही है। जीएसआई की जांच में यह पता नहीं चल पाया कि नदी में धमाका कैसे हुआ। जीएसआई की टीम ने राज्य सरकार को जो अंतिम रिपोर्ट सौंपी है उसमें नदी में डाले जा रहे ज्वलनशील पदार्थ और दूसरे कारणों की तरफ इशारा किया गया है। इसके अलावा आगे की जांच कराने की सलाह दी गई है। क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर बीते शनिवार धमाका हुआ था। उसके बाद पानी 10 फीट ऊपर तक उछल गया। धमाके के बाद से आग निकल रही थी। ब्लास्ट स्थल महाकाल मंदिर से काफी करीब है और यही वजह है कि यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। धमाके का वीडियो भी पिछले सप्ताह वायरल हुआ था, वो हमने आपको बताया भी था। अब आगे की जांच के लिए जीएसआई ने सरकार को ओएनजीसी से संपर्क करने की सलाह दी है। यह भी कहा गया कि दूसरे इलाकों की तरह यहां भी मीथेन और इथेन गैस की भूमिका हो सकती है, क्योंकि इलाका ये डेक्कन ट्रैप का है। नदी में धमाके वाली जगह से सैंपल कलेक्ट करने वाले जीएसआई अधिकारी ने कहा कि एमपी में लगातार तलहटियों में मीथेन और इथेन गैस के रिसाव के मामले सामने आते हैं। ट्यूबवेल और बोरवेल से आग निकलने की खबरें आती हैं। ऐसे में ये उज्जैन में भी हो सकता है। यह भी कहा है कि घटना स्थल मंदिर के नजदीक है। लोग पूजन सामग्री डालते हैं। चेक डैम के आसपास पूजन सामग्री इकट्ठा हो जाती है। इस वजह से भी गैस का निर्माण संभव है। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर आनंद के पास हम आपको लिए चलेंगे। आनंद, तमाम तरह के कारण गिनाए गए हैं कि अला हो सकता है, फला हो सकता है, बट जीएसआई को सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि उसे पता नहीं कि दरअसल क्या हो सकता है। अब आगे का कदम क्या, ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है दरअसल। बिल्कुल ललित जी, देखिए चूंकि जिस तरह से धमाके हुए थे तो आसपास के जो रहवासी थे वे जरूर यहाँ पर सकते में आ गए थे और वो जरूर यहाँ पे डरे सहमे हुए साफ नजर आ रहे थे कि उनका कहना था कि हम नदी में भी, नदी के आसपास भी जाने से अब डर रहे हैं, चूंकि जिस तरह से विस्फोट का वीडियो भी सामने आया था और लोग लगातार धमाकों की आवाज भी सुन रहे थे। चूंकि जीएसआई की टीम आई थी, 3 सदस्यीय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भोपाल से ये लोग आए थे। इन्होंने पूरे 2 दिन तक यहाँ पर सर्वे किया, कई अलग अलग 6 सैंपल लिए और 6 सैंपल लेकर भोपाल स्थित लेबोरेटरी में गए थे। इन्होंने साफ तौर पे जो इनकी रिपोर्ट आई है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे हाथ में लगी है और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मीथेन या इथेन गैस होने की संभावना, ये 2 गैसों की इन्होंने संभावना यहाँ पे जताई है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि तलहटी पर भी कुछ जो है इनको कॉन्क्रीट ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर विस्फोट की बात तो जरूर ये लोग मान रहे हैं, लेकिन ये किस तरह का विस्फोट है ये जरूर अभी तक इनको समझ नहीं आया। एक बात और इन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि शनि मंदिर पास में है, शनि मंदिर से लगातार जो लोग हैं वहां पे तेल चढ़ाते हैं और मीठा तेल, अलग अलग तरह के तेल वहां पर बाबा जो है शनि महाराज को वहां पर चढ़ाते हैं और वही रिस्क शनि मंदिर का जो तेल है वो रिस्क नदी में आता है। और जिस जगह पर ये धमाके हो रहे हैं वहां एकत्रित क्षिप्रा नदी का पानी भी इकट्ठा हो रहा है कई दिनों से, तो संभवतः ये इसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी बात यह कि ओएनजीसी को इन्होंने लिखा है एक लेटर, साफ तौर पे जो उज्जैन कलेक्टर को इन्होंने साफ कहा है कि आप ओएनजीसी की एक टीम बुलाइए और उससे जांच कराइए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने यहाँ पर जो है एक मेल करके उन्होंने बुला लिया गया है। संभवतः टीम देर शाम को या कल यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद इस पूरी घटना की जांच करेगी। तो फिलहाल जो अभी जो बात सामने आई वो यही है कि संभवतः मीथेन या इथेन गैस होने की संभावना है। अगर कुछ इसमें आगे और निकलेगा तो वो अब जो है ओएनजीसी ही बता पाएगी। जी चलिए, और ये बेहद जरूरी है और बहुत प्रमुखता से, तेजी से इस मामले को निपटाना होगा। कम से कम एक इस स्थिति तक की कोई बात सामने आए कि दरअसल वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये धमाके का जो राज है वो अभी भी राज बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज असम जाएंगे। असम में सीएम चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम के साथ कई मंत्री भी चुनाव प्रचार करेंगे। असम में दरअसल छत्तीसगढ़ के कई नेता डटे हुए हैं, कांग्रेस के कई नेता डटे हुए हैं। बंगाल में भी चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वो भी कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगा। और फिलहाल असम पर पूरा ध्यान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गरियाबंद के राजिम में पुन्नी मेले का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। सीएम की सभा में बड़ी मात्रा में लोग पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, माफ कीजिएगा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजिम मेले का काफी महत्व है। जल्दी मेला ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा। राजिम केवल धार्मिक स्थान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। भूपेश बघेल ने कहा कि 15 दिनों तक चलने वाले मेले में पूरी तरह से शराबबंदी रहेगी। पूरे राजिम इलाके में शराब पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल भगवान राजीव लोचन के मंदिर पहुंचे, आरती में शामिल हुए। स्मरण है कि बहुत जब छोटे रहे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे, तो 70 के दशक में माँ के साथ में बैला गाड़ा में दाल चाउर छेना छेना लकड़ी सब धर के हमन राजिम मेला आए रहे। नदिया में हम उनके ढार परे रही से अदरचा में बटलोही में भात चुराए, दाल चुराए। और बाद बढ़िया बढ़िया कलिंदर के बाड़ी लगे रहा है, ककड़ी के बाड़ी लगे रहा है, तो खाए के मजा भी अलग आए। छोटे रहे तो कई गांव खरीदन भी और कई जन बाड़ी चुराए तक चल देते हैं। सामाजिक काम, धार्मिक काम और ये जिन आयोजन है तीन होत रहा है। ये प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थल मन के कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधा के नाम से जीरो है। महादेव घाट में मेला लगते, लेकिन आजकल मेला लगाए बर जगह नहीं है। वही प्रकार के राजिम में मेला भरते, लेकिन मेला लगाए पर जगह नहीं है। तो वो पाके ये ऐसे काम है जे न हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। जे ऐसे काम करन तो जेन हमेशा जब सैकड़ों साल से चले आते और हजारों साल तक के आगे चलना है, तो ओकर पर बहुत सुंदर व्यवस्थित करन। राजिम एक शहर नहीं है, बल्कि हमार संस्कृति के, हमार धर्म के परिचय भी है और यही हमारी पहचान है। और ये जगह यदि हम सुंदर नहीं बनाबो तो कौन जगह बना। भैया कहा से 15 दिन शराब बंद होना चाहिए, तो मैं वैसे भी पूछत रहे तो ये क्षेत्र नहीं है, लेकिन आसपास में भी दुकान हुई है, शराब बिक्री होती है, तो वो 15 दिन तक बिल्कुल प्रतिबंधित रही। और अब एमपी के कोरोना अपडेट की बात करेंगे। पिछले 24 घंटे में 530 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अकेले इंदौर में 196 नए मामले सामने आए हैं, यानी 200 के 200 में 4 कम। अकेले इंदौर में 196 नए मामले। भोपाल में 58 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों की जान चली गई है, जबकि 347 मरीज कोरोना को 347 लोगों ने हराया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 378 नए मरीज यहां पर मिले हैं। अकेले रायपुर में 155 नए मरीज। 24 घंटे में 3 लोगों की जान भी चली गई है, जबकि 133 लोगों ने कोरोना को हराया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या, एक्टिव केसेस की संख्या 3,537 और शुरुआत से लेकर अब तक संक्रमण का आंकड़ा देखें 3,15,864 तक जा चुका है। और खबर सूरजपुर से। सड़क हादसे में परिवार की जान चली गई। एक पूरा परिवार काल के गाल में समा गया। पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें से एक बच्ची की उम्र सिर्फ 4 महीने की थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। स्कूटी सवार दंपत्ति को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। 4 माह के बच्चे की मौत हो गई। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज जाते वक्त यह हादसा हुआ। ट्रक को पकड़ लिया गया, ट्रक बरामद कर लिया गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर फरार है। लोगों में इस घटना के बाद खासा गुस्सा भी देखा गया। जगह जगह हंगामे के हालात भी बने।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।